जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। दोस्तों यह एग्ज़ाम हुआ है आपका 2022-23 में, ठीक है। जल्दी एग्ज़ाम हुआ है। 2024 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले ही इसका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। यदि आप दोस्तों BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, को-करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर इसे हल करने से क्या होगा, देखिए जो पेपर होते हैं दोस्तों उसे हल करने से क्या होता है, देखिए इसमें 75 क्वेश्चन है। दूसरे विश्वविद्यालय में अभी एग्जाम हुआ है 2 महीने पहले, क्योंकि दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग आइडिया भी लगा सकते हैं किस तरह से आपके प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, निम्न में से क्या बाह्य स्थानीय संरक्षण है। और इंग्लिश वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अपना इंग्लिश वाला पढ़ते चलेंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों पढ़ाऊंगा तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। मैं लंबा लेकर नहीं जाना चाहता, ठीक है। हिंदी वाले ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो मैं हिंदी पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो निम्न में से क्या बाह्य स्थानीय संरक्षण है। तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें आपका एनजीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। ये लगभग 100% आएगा, क्योंकि ये दोस्तों रिपीट हो रहा है हर कॉलेज में, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है एनजीटी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है तो दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है इसमें। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है दोस्तों, वायु गुणवत्ता सूचकांक का ज़्यादा होना इनमें से क्या दर्शाता है। तो अधिक प्रदूषण वायु, ठीक है। AQI बोलते हैं दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है। AQI, ठीक है, यानी एयर क्वालिटी, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक का ज़्यादा होना, ज़्यादा होगा तो क्या होगा भैया, अधिक प्रदूषण होगा। कम होगा तो क्या होगा, कम प्रदूषण होगा, ठीक है। यानी AQ कम होगा तो कम प्रदूषण होगा, AQ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रदूषण होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है भैया। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष में लागू हुआ। तो दोस्तों यह लागू हुआ था आपका 1972 में, ठीक है, 1972। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में 1972 में लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, गांधी जी के अनुसार साध्य से स्वतंत्र और साधन भी शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। प्रश्न नंबर 6 पूछा है आपका, साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च किया है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं इस ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है दोस्तों, गृह मंत्रालय है, ठीक है। साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च किया है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। साइबर अपराधों की शिकायत के लिए गृह मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च किया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नहीं किया है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से बहुत उम्मीद है, काफ़ी अच्छे से मैं बता दूंगा दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे क्या है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 के अनुसार रिश्वत देने वाले व्यक्ति को कितने साल की सज़ा का प्रावधान है। तो 7 वर्ष का प्रावधान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। और एक मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम 24 फरवरी को है, ठीक है, वो ज़रूर इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है, ताकि उन जितने भी स्टूडेंट हैं BA BSc BCom होम साइंस किसी भी थर्ड सेमेस्टर के, तो सबका हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है आपका, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कब किया गया। तो दोस्तों 1976 में किया गया था, ठीक है, 1976 में किया गया था। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा है।
भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत कब हुई? तो यह 1991 में हुई थी, ठीक है। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? आर्थिक उदारीकरण की नीति किसने प्रारंभ की? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए मैं और भी क्लास लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं शाम तक एक और क्लास ला दूंगा 7 बजे तक, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन किए रहिएगा, नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न है, 24 तारीख से पहले मैं आपको कम से कम 5 ऐसे दे दूंगा, ठीक है। 5 पेपर आपको दे दूंगा। 5 पेपर में दोस्तों मुझे लगता है आपका 100% अगर 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो लगभग 80 प्रश्न तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। 5 सेट से 5 सेट मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। जिनका भी 24 तारीख को एग्जाम है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। 11वां प्रश्न है आपका, गांधी के अनुसार सत्य के उच्चतम आदर्श का पालन होना चाहिए। तो दोस्तों विचार, कथन और कर्म, ये तीनों का पालन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी से गांधी विचारधारा में निहित है। स्वदेशी से गांधी विचारधारा में क्या निहित है भैया? तो विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करना स्वदेशी से गांधी जी का विचारधारा निहित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या भैया। अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? गांधी जी के रोटी के लिए श्रम के सिद्धांत में अनिवार्यता सम्मिलित है। तो दोस्तों शारीरिक कार्य सम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए जितने भी कॉलेज के पेपर हुए हैं, ठीक है, मैं दोबारा से करा दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन किए रहिएगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह किसने प्रतिपादित किया है कि खाली पेट वाले के लिए धर्म निरर्थक है? यह किसने कहा था, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि यह किसने कहा था कि खाली पेट वालों के लिए धर्म निरर्थक है? तो दोस्तों यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के किस देश में धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया? तो दोस्तों अमेरिका में किया था, ठीक है। बहुत ही शानदार भाषण दिए थे, और वो जो भाषण दिए थे दोस्तों, वो आज भी वहाँ की सीढ़ियों पर लिखा गया है, एक एक वर्ड लिखा गया है, ये जो बोले थे, ठीक है। चलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। 16वां नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? और इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। दो तरह से प्रश्न पूछता है, और ये 100%, ठीक है, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को, ठीक है। 1863 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ऐसे भी पूछता है कि युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। कई तरह से देखिए, इनसे संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ, 100% गारंटी है, उनसे प्रश्न आना है तो आना है, ठीक है। चलिए 18वां नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म का तात्पर्य है, निष्काम कर्म का तात्पर्य है कर्म फल की कामना का त्याग करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 18 का। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है? गीता में स्वधर्म की अवधारणा निहित है। तो दोस्तों वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने कर्तव्यों के पालन में गीता में स्वर्ण धर्म, ठीक है, स्वधर्म की अवधारणा निहित है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। जिन्होंने पेपर भेजा है वो इंग्लिश वाला भेजा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश वाले बच्चों से सॉरी बोलता हूँ। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, नैतिक निर्णय का स्वरूप है। नैतिक निर्णय का स्वरूप मूल्यात्मक होता है दोस्तों, सॉरी, ठीक है, मूल्यात्मक होता है। नैतिक निर्णय का स्वरूप मूल्यात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। ये छोटा नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है।
21 नंबर प्रश्न है आपका, मैं ठीक है 21 नंबर प्रश्न है, गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थित प्रज्ञ लक्षण है। ठीक है, गीता के अनुसार दोस्तों इन चारों में से कौन स्थित प्रज्ञ लक्षण है। तो बुद्धि की स्थिरता क्या भैया, बुद्धि की स्थिरता गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 22 नंबर प्रश्न है आपका, भगवत गीता में निष्काम शब्द का अर्थ है तो उद्देश्य विहीन कर्म। ठीक है, उद्देश्य विहीन कर्म भगवत गीता में निष्काम शब्द का अर्थ होता है। 22 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 है आपका दोस्तों, स्थित प्रज्ञ का गीता के अनुसार अर्थ है वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, गीता की स्वधर्म की अवधारणा संबंधित है तो उन कर्तव्यों से है। ठीक है, मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, गीता की स्वधर्म की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है भैया, उन कर्तव्यों के संपादन से जो उसकी सामाजिक स्थिति के कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, न चाहते हुए भी व्यक्ति किन कारणों से प्रेरित होकर कार्य करता है। भगवत गीता के अनुसार उत्तर दीजिए, काम तथा क्रोध। ठीक है, न चाहते हुए भी व्यक्ति किन कारणों से प्रेरित होकर कार्य करता है भैया, काम और क्रोध। ठीक है, भगवत गीता के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, प्रश्न नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य कथन है। तो दोस्तों मूल्य कथन क्या है, इनमें से मूल्य कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ठीक है, परमाणु बम का प्रयोग गैर कानूनी होना चाहिए। ठीक है, ईश्वर की सत्ता है, स्वास्थ्य की कामना की जाती है, परमाणु बम लाखों लोगों को मार सकता है, या फिर परमाणु बम का प्रयोग गैर कानूनी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है, देखिए इस तरह से भी मैं पढ़ा सकता हूँ ए बी सी, लेकिन क्या होता है इसमें एक स्टूडेंट बोर होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ऊंचे क्लास में, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है एक ही बार में, इसलिए मैं एक ही बार में पढ़ाता हूँ, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है आपका, गीता के अनुसार संन्यास का अर्थ है तो कर्म फल की इच्छा का त्याग करना गीता के अनुसार संन्यास का अर्थ होता है। ठीक है, कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 28 नंबर, नैतिक जीवन की दृष्टि से गीता का केंद्रीय संदेश है तो केंद्रीय संदेश है कर्मयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 29 नंबर प्रश्न है, नैतिक निर्णय, नैतिक निर्णय क्या भैया, तो तथ्यों के ऊपर निर्णय जो होता है नैतिक निर्णय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 इसमें देखेंगे क्या पूछा आपका, स्थित प्रज्ञ मानसिक समता की स्थिति है, इसका प्रतिपादन किया है तो इसका प्रतिपादन गीता में किया गया भैया। ठीक है, स्थित प्रज्ञ मानसिक समता की स्थिति है, इसका प्रतिपादन गीता में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न यही क्या है, 31 नंबर प्रश्न है, कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया। तो आप सभी लोग जानते हैं अर्जुन जी को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 है आपका, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित है तो अहंकार कम होना, आत्मपूर्ति, बिना शर्त प्रेम। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत सभी सम्मिलित है तीनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य निर्णय का स्रोत है तो वेद, उपनिषद और गीता ये क्या है, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य के निर्णय का तीनों स्रोत है। ठीक है, वेद, उपनिषद और गीता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 आपको पूछा है दोस्तों, 34 नंबर, निम्नलिखित स्थान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। बताइए, आप सब लोग जानते हैं रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न है, अजीम प्रेमजी किस कंपनी से संबंधित हैं। तो यह विप्रो लिमिटेड से संबंधित है, 100% विप्रो लिमिटेड कंपनी से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है,
तो याद रखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक से प्रश्न भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पेपर भी कई सारे आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या है, सतत विकास की आवश्यकता है। सतत विकास की आवश्यकता दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक आजीविका के लिए और प्रकृति के साथ सद्भावना में रहने के लिए सतत विकास की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, 37 नंबर, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही के द्वारा लिए जाने वाले व्रतों की संख्या है। तो कुल 4 व्रतों की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, 38 नंबर प्रश्न है आपका, गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा दोनों साधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, गांधी जी के अनुसार सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत है और उसका प्रयोग आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है, गांधी का सर्वोदय मूलतः है। गांधी का सर्वोदय जो मूलतः है दोस्तों एक सर्वभूतदया सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार हम सत्य को खंडों तथा विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं, तब सत्य किस निर्धारक, सॉरी यहाँ पर ठीक से आया नहीं है पेपर में, ठीक है। तब सत्य को कौन निर्धारित करता है, तो सत्य को दोस्तों ईश्वर निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, 42 नंबर प्रश्न इसमें क्या पूछा है, ठीक है। 42 नंबर इसमें क्या पूछा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। देखिए इसमें 42 नंबर है, 42 नंबर प्रश्न, सर्वोदय का लक्ष्य है। सर्वोदय का जो लक्ष्य होता है समाज के सभी वर्गों की उन्नति के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से गांधीवादी नीति का सबसे मूल लक्षण कौन सा है, तो सबसे मूल लक्षण है अहिंसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। याद रखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये देखिए ये वाला प्रश्न तो 100% आएगा, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है हर कॉलेज में। रिश्वत अधिनियम 2010 में किस देश के संसद में पारित हुआ। रिश्वत अधिनियम दोस्तों 2010 में किस देश के संसद में पारित हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों यह पारित हुआ था आपका यूनाइटेड किंगडम में, यूके, ठीक है। यूके बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम में 2010 में रिश्वत अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, CSR का अर्थ है, या इस तरह से पूछता है CSR का पूर्ण रूप क्या है। 120% गारंटी है ये प्रश्न आएगा, क्योंकि हर एग्जाम में हर कॉलेज में यह रिपीट हुआ है। हो सकता है 24 तारीख को आपके कॉलेज में भी रिपीट हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ये प्रश्न आ सकते हैं। CSR का अर्थ है, देखिए इसमें दोस्तों जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनका गलत हो गया है, कई सारे बच्चों का इसमें गलत हो गया था, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है का कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर सी भी वही लिखा है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो ये डिफरेंट होगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और देखिए सी वाले में क्या दिया है कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो CSR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सही कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट था आपका। याद रखिएगा जब आप CSR का फुल फॉर्म देखिएगा पहले इंग्लिश देख लीजिएगा, ठीक है। कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, कोऑपरेटिव नहीं होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न क्या है, मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है। तो सद्भावना में रहना स्वयं के साथ, एक दूसरे तथा प्रकृति के साथ, ठीक है। मानव मूल्य के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, 47 नंबर प्रश्न क्या है, क्या जीने का पहला तल है, बताइए जीने का पहला तल क्या है, परिवार है, प्रकृति है, व्यक्तिगत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, स्वाभाविक स्वीकृति उत्पन्न करती है। तो आत्म अन्वेषण जो होता है दोस्तों स्वाभाविक स्वीकृति उत्पन्न करती है।
प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा है, अपने वाहनों पर BSIV, ठीक है, BSVI का चिन्ह देखा होगा। BS का मतलब क्या होता है? BS का मतलब होता है दोस्तों भारत स्टेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न क्या है? डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, तो यह पौधों से शुरू होती है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 51 है। 51 नंबर प्रश्न क्या है? अधिकतम जैव आवर्धन पाया जाएगा। अधिकतम जैव आवर्धन दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न है, शब्द इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया? तो ये टेंसले ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये प्रश्न आ सकता है 100%, ठीक है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शुरू में पढ़ते हैं 4-5 मिनट, उसके बाद चले जाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं सर कि प्रश्न आया ही नहीं आपने जो पढ़ाया था। तो क्या होता है कि जब पूरा आप क्लास देखेंगे नहीं और कहेंगे सर प्रश्न नहीं आता है, तो बाकी बच्चों में गलत मैसेज जाता है, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न क्या है आपका? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वनों में दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 54 है। 54 नंबर, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को जल्द निपटाने के लिए 2010 में भारत की संसद का कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो दोस्तों यह लागू किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, नीचे दिया गया चिन्ह सतत विकास 2022 के किस लक्ष्य को दर्शाता है? तो यह सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 56 नंबर प्रश्न क्या है? 56 नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो इसको वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। चलिए 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर, रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1992 में, 1992 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 58 है। 58 नंबर, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? 100% ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो 99% लगभग हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में रिपीट हुए, इस बात को याद रखिएगा। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है भैया? तो यह आपका बैलेंस, ठीक है, वेटलैंड्स, ठीक है, वेटलैंड्स संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन, ठीक है। 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है। जिन्होंने पेपर भेजा है सही से लिखा नहीं है दोस्तों, इसलिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप लोग क्लास को रोककर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी मैनेज करिएगा। प्रश्न नंबर 59 है। 59 नंबर, तमाम ऊर्जा का परम स्रोत है, तमाम ऊर्जा का परम स्रोत होता है सूर्य की रोशनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 60 क्या है? 60 नंबर प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, तो एक तरफा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या है? शब्द सतत विकास कब अस्तित्व में आया? तो 1992 में, ठीक है, 1992 में। प्रश्न नंबर 62 है। 62 नंबर प्रश्न है, 3 Rs का अर्थ है? 100% ये प्रश्न आने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों, ये हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ऐसे भी पूछता है कि 3 S का पूर्ण रूप क्या है? तो रिसाइकल, रीयूज, रीड्यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपका फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है, तो जो हिंदी वाले छात्र हैं भैया वो इंग्लिश को ज़रूर देख करके अपना उत्तर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में सही से लिखा नहीं रहता है, ठीक है। कभी कभी सेम ही लिख देता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, ठीक है।
प्रश्न नंबर 63 है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सतत विकास से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यह है आपका पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या है आपका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? तो इसका विषय था दोस्तों, इसका विषय था आपका 2022 का रेजिलिएंट यानी लचीले ग्रह की ओर सतत विकास को निश्चित करना। ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखेंगे आपको क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न है, 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन XC2 संरक्षण में नहीं आता है? वन्य जीव सफारी पार्क आता है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ये भी याद रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व ये XC2 संरक्षण में आते हैं, ठीक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए इसमें आपका निगेटिव प्रश्न पूछा है, पॉजिटिव प्रश्न पूछेगा जब, तो इन प्रश्नों को जब याद किए रहेंगे तो ये आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, प्रश्न नंबर 67 है, AQI का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब भी फुल फॉर्म पूछे इंग्लिश जरूर देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे जो हैं। प्रश्न नंबर आपका 68 है, सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है, तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस होता है CO2। प्रश्न नंबर 69 है, 69 नंबर प्रश्न है, वह विकास जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है उसे कहा जाता है? तो उसे सतत विकास बोलते हैं भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों, 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किससे होकर ऊर्जा का प्रवेश पारिस्थितिकी तंत्र में होता है? तो उत्पादकों, ठीक है, उत्पादकों से होकर के ऊर्जा जो होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 71 नंबर प्रश्न क्या है, प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण को क्या कहते हैं? तो उसे स्वस्थानी संरक्षण कहते हैं, ठीक है, इनसाइड कंजर्वेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए 72 नंबर प्रश्न क्या है, किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक वास कौन सा कहलाता है? तो बायोम कहलाता है, ठीक है, बायोम है भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है आपका, प्रश्न नंबर 73 है, इनमें से अक्षय ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? तो अक्षय ऊर्जा का संसाधन है बायोमास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका 73 का। प्रश्न नंबर 74 है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग इनमें से किससे नियंत्रित हो सकती है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है भैया वो जीवाश्म ईंधन की खपत कम करना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इससे नियंत्रित हो सकती है, 74 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 75 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ होता है वनस्पतियों और प्राणीजात की विविधता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इस क्लास को शेयर करेंगे, मैंने जो आपकी जिम्मेदारी दी है वो ज़रूर बखूबी निभाइएगा, और ये आपसे रिक्वेस्ट भी है इस क्लास को शेयर करने के लिए, ठीक है दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करेंगे चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों 3rd सेमेस्टर में आप हैं, अगर 4th सेमेस्टर में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, शाम को मिलते हैं, ठीक है, शाम को नेक्स्ट वाले क्लास में मिलते हैं, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।